हाय एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के वेरी अवेटेड सेशन में दैट इज पार्टनरशिप का वन शॉट। यस दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है देन इन दैट केस आपके मन में जरूर ये चिंता हो रहा होगा कि सर मैं इतना सारा कंटेंट जल्द से जल्द कैसे रिवाइज करूं। तो ये आपके काम में आने वाला है क्योंकि यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों ने पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं भी पढ़ा या मे बी अभी तक छोड़ के जा रहे हो, सो दोस्तों पार्टनरशिप इज नॉट अ टॉपिक जैसे छोड़ के जाया जाए। अगर ऐसा किया तो महापाप कर रहे हो। तो दोस्तों सिर्फ इस वन शॉट को देख लो, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस है। ओके सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जूम इनटू द सेशन। सो दोस्तों पार्टनरशिप की अगर मैं सबसे पहले बात करूं देन इन दैट केस हम लोग इसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कौन से तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्टनरशिप लॉ क्या क्या कहता है। दूसरी बात मुझे यह जानना है कि व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, और तीसरा मुझे यह देख लेना है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यहां आता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड एवरीथिंग। दोस्तों यहां पर हम लोग जनरली स्पीकिंग सिर्फ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे अगर फोकस करके जा रहे हैं और बेसिक अकाउंटिंग को इग्नोर करके जा रहे हैं तो लेट मी टेल यू, अगर हो सकता है इंस्टीट्यूट कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ ले बेसिक अकाउंटिंग पे, या पास्ट में जैसा हो चुका है इन्होंने कुछ 5 या 10 मार्क के क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग या इवन थियरी पे फोकस किया हुआ है, इसलिए किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें, सबको अच्छी तरह से देखें। तो क्विकली लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले मैं आ जाता हूं डेफिनेशन में, जो कि मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों को अच्छी तरह से याद है। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर कुछ खास बातें जो उभर के आते हैं जिसे ट्रू एंड फॉल्स में टेस्ट किया जा सकता है, उनमें से एक है सबसे पहले इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली कहलाते हैं फर्म। मिनिमम नंबर होने चाहिए 2, मैक्सिमम होने चाहिए 50 एज पर कंपनीज एक्ट। अब इसमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, इसके पीछे आप लोग लॉ में जरूर सोचिए, अकाउंट्स में मत सोचना। अकाउंट्स में अगर ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आया अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, प्लीज रिमेंबर इट विल बी 50। एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये बात सिर्फ ध्यान में रख लो कि एक्चुअली द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100, लेकिन इसे फिलहाल 50 पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इट कैन बी रेज्ड अप टू 100 बट राइट नाउ इट इज 50। ठीक है, 100 अभी भूल जाना, 100 तक किया जा सकता है, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन राइट नाउ इट इज लिमिटेड टू ओनली 50। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, बट रिटन एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मस्ट। ठीक है, जैसे माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द पार्टनर टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और इसी तरह से अगर मैं किसी स्पेशल सेलिब्रिटी या किसी की अगर बात करूं, जैसे मैं चाहता हूं शाहरुख खान हमारे बिजनेस में आ जाए, तो अगर शाहरुख खान आते हैं तो ही कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स, ही मे नॉट बी शेयरिंग द लॉसेस। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं देन बिजनेस इंटेंशन इज अ वेरी वेरी मस्ट, इसके बगैर नहीं चला जा सकता। एनी जॉइंट एक्टिविटी कैन नॉट बी पार्टनरशिप। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी, अगर टॉम एंड जेरी 2 पार्टनर है तो टॉम जेरी के एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, जेरी टॉम के एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है। हर पर्सन एक दूसरे के एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, राइट? ओके, अब इसके अलावा रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी बट एट द सेम टाइम फॉर लीगल सूट्स रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट डेथ एक्चुअली। ठीक है, डेथ में तो हम लोग बोल नहीं सकते, वहां पे लिखा जरूर है, लेकिन डेथ में हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट में तो बिल्कुल बोला जा सकता है। इट इज बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन अगर डेथ की बात की जाए तो फिर डेथ के केस में फर्म गेट्स डिसॉल्व्ड एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ दे विश दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस, राइट? चलिए, ये हो गया सबसे पहले रिलेटिंग टू लॉ। लेकिन कुछ और भी बातें हैं सर। लॉ में कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट पार्टनरशिप डीड, तो उसके मेन कुछ बातें आपको याद रखने आप यहां पे 5 से 10 पॉइंट भी अगर याद रख पाओ काफी है। कॉमन सेंस से याद रख सकते हो, जैसे नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, कौन है फर्म, उनके पार्टनर्स कौन कौन है। इसके अलावा कब से कमेंस हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट डेट बोले तो बर्थडे है ना, नाम क्या है, बर्थडे क्या है। ओके, उसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेके आएगा। उसके अलावा अमाउंट टू बी अलाउड बाय टू ईच पार्टनर फॉर ड्रॉइंग्स एंड कब विड्रॉ कर सकता है। ड्रॉइंग्स में जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, एक पैटर्न होता है मंथली, क्वार्टरली या एनीथिंग, तो ऐसा क्या है
है, कितना अमाउंट कब विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनमें से क्या होगा, कौन सा होगा, क्या रेट होगा, ये सब स्पेसिफाई किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एनी रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन कुछ भी अगर देना है तो वो कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो उसके अलावा गुडविल वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या रिटायरमेंट प्रोसीजर कैसा होगा, मेथड ऑफ सेटलमेंट किस तरह से होगा, या अगर डेथ हुआ किसी पार्टनर का देन एंड दैट के सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा, या अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो किस तरह से सेटलमेंट किया जाएगा। ये सारे बातें स्पेसिफाई किए जाते हैं इन द पार्टनरशिप डीड। दोस्तों यहां पे हमारा मेनली खत्म होता है द लॉ, लेकिन एक और बात जो थ्योरी में कभी कभी पूछ लेते हैं, दैट इज पार्टनर के पावर, आई मीन टू से पावर। ठीक है, तो व्हाट आर द पावर्स? तो पावर्स में सबसे पहले टू बाय और सेल गुड्स, टू रिसीव पेमेंट्स, इसके अलावा टू ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा दे कैन बोरो मनी, इसके अलावा दे कैन एंगेज सर्वेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो दीज आर द पावर्स। ओके, इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर ये एग्रीड है, नॉट एग्रीड है, तो क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। क्या पार्टनर सैलरी डिमांड कर सकता है? तो इफ एग्रीड, यस डेफिनेटली एज एग्रीड वैसा सैलरी दिया जाएगा, बट इफ नो एग्रीमेंट देन इन दैट केस नो सैलरी विल बी गिवन टू द पार्टनर। इसी तरह से अगर वो डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर एग्रीड है बिल्कुल जैसा एग्रीड है वैसा दिया जाएगा, लेकिन इफ नथिंग इज एग्रीड देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। इसी तरह से क्या इससे कमीशन मिलेगा? सो दोस्तों अगेन अगर एग्रीड है तो जैसा एग्रीड है वैसा, अगर एग्रीड नहीं है देन नो कमीशन विल बी गिवन। और वहीं पे अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर बेचारा टेंशन में ड्राइंग्स कर रहा हो तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? हाँ जी दोस्तों, अगर एग्रीड है तो जैसा कहा गया वैसे ही एग्री वैसे ही चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर नो एग्रीमेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने किस मुताबिक, किस हैसियत से पैसा दिया है ये देख लेना जरूरी है। अब ये कैसे समझ में आएगा सर? वेरी सिंपल, जर्नल एंट्री देखो। अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है, और अगर उसने एज लोन दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन होता है। राइट तो बात सिंपल सी है, जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ही इज इंट्रोड्यूसिंग द मनी ऑन हिज कैपेसिटी एज एन ओनर। लेकिन अगर उसने लोन दिया है तो ही इज इंट्रोड्यूसिंग द मनी ऑन हिज कैपेसिटी एज अ लेंडर, नॉट एज एन ओनर। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग टू डिफरेंट रोल्स, डुअल रोल, है ना। तो दोस्तों अगर ये लेंडर के मुताबिक अगर दे रहा है, यानी एक आउटसाइडर का रोल प्ले कर रहा है, तो बिल्कुल इसका इंटरेस्ट पे हक बनता है। इसी तरह से आप कोई भी चीज देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर के पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, उस घर को इसने एज कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इन दैट केस हम एंट्री करते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये कैपिटल हो गया। लेकिन अगर इसने इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया, रादर इसने फर्म के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और वो घर उसने फर्म को किराए पे दिया, तो बात को समझो, वो नॉर्मली भी उस घर को किसी और को भी किराए पे देना चाह रहा था, ये किसी और को देने की जगह उसने फर्म को दे दिया। तो ही इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग द बिल्डिंग एज अ capital contribution, he is just letting it out. So when it's just letting it out, whatever is the rent that is paid to the partner, that will become a part of expense for the firm. ठीक है, so दोस्तों ये बातों को ध्यान में रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसी तरह से रेंट ऑन प्रॉपर्टी, दीज आर टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस, एंड इन पे हम लोग सीधा पीएनएल अकाउंट में एक चार्ज लगाएंगे। दीज आर नॉट एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखना। तो यहां पे जब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं तो दोस्तों एज एग्रीड जो रेट एग्री हुआ है उस रेट से दिया जाएगा। लेकिन इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा भैया, लेकिन 6% पर एनम। इस रेट को बढ़ाया भी जा सकता है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एग्रीड है तो जैसा एग्रीड है उस तरह से होगा, और अगर एग्रीड नहीं है देन जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। राइट, तो दोस्तों अब जब बात हुई है अबाउट इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन की, तो इन सब के लिए क्या प्रॉफिट, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन। प्लीज रिमेंबर दीज आर ऑल एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन के लिए पार्टनरशिप लॉ ये क्लियरली कहता है कि इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन तभी किया जाएगा व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट्स। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट क्या ये पैसा हमेशा दिया जाएगा? सो दोस्तों अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट है, सैलरी का जो भी अमाउंट है, कमीशन का जो भी अमाउंट है, इन सब का टोटल ले लो, और वो टोटल देने से ज्यादा प्रॉफिट है, जितना भी वो सब बनता है इससे ज्यादा प्रॉफिट मेरे पास है, तो मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। देन इन दैट केस मैं बिल्कुल इनको सब कुछ दूंगा, सैलरी भी दूंगा, कमीशन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा।
ठीक है, उसके अलावा जो बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा। लेकिन अगर मान के चलो कि बिजनेस ने प्रॉफिट नहीं कमाया, देयर इज नो प्रॉफिट, देन इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली कहता है कि हम इन्हें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, इवन इफ इट इज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, हां, लेकिन as specified in the agreement they can change this। ये जरूर हो सकता है कि वो सारे के सारे पार्टनर्स आपस में एग्री होकर ये बात के लिए एग्री हो सकते हैं कि अगर हम चाहे तो इवन इन लॉस ये सब चीजें अपने आप के लिए क्लेम रख सकते हैं, लेकिन दैट इज रेयर। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही बात याद रखना है कि देयर इज नो प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन। ठीक है, और मान के चलो कि प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी जितना इंटरेस्ट, कमीशन और सैलरी मिला के जितना देना है उतना हमने प्रॉफिट नहीं कमाया लेकिन उतना नहीं कमाया। इफ इट इज इनसफिशिएंट देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन। ठीक है, जो भी है, जैसे सैलरी देना है तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाएगा? सैलरी के रेशियो में, पीएसआर में नहीं। कमीशन है तो रेशियो ऑफ कमीशन, नॉट पीएसआर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल का रेशियो सेम होता है। ठीक है, ये याद रखना कि यहां पे कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द स्पेशल पेमेंट। अगर ये तीनों है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीनों है तो ये तीनों का टोटल ले लो और उस टोटल के रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट, सो दोस्तों, अगर आपने दिशा मेरे बुक से पढ़ा हुआ है देन इन दैट केस इसके ऊपर मैंने केस स्टडी कवर करके रखा हुआ है, जल्दी से इमीडिएटली उस केस स्टडी को एक बार रेफर कर लो और वहां से एक बार देख लो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो भी जितना मैंने कहा इतना ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन इन तीनों का टोटल ले लो और उसके रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि इन द रेशियो ऑफ पीएसआर या इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, चलिए तो ये हुआ। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं विद बेसिक अकाउंटिंग। यहां पे हम लोग लॉ रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाते हैं बेसिक अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग में हम जानते हैं कि अकाउंट अलग अलग तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मैं यहां पे सारे अकाउंट्स के बारे में नहीं सोच रहा हूं, स्पेशली रियल अकाउंट के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट्स जैसे बनते थे वैसे ही बनेंगे, नो चेंज, है ना। यहां पर अगर अलग से मुझे बनाना है तो एक तो मैं सोचूंगा अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स और एक सोचूंगा अबाउट पर्सनल अकाउंट्स, लेकिन वो भी सारे नहीं। कहने का मतलब, पर्सनल अकाउंट बोले तो मुझे यहां पे पार्टनर एक नहीं, एक से ज्यादा है तो हर एक का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना होगा, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जैसे आउटसाइडर्स के साथ हो रहा है वो तो वैसा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दैट। व्हाट इज द चेंजेस? इफ देयर इज एनी एक्सपेंस दैट इज टू बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर या एनी इनकम दैट इज टू बी रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर, तो ये सब चीजों के लिए स्पेशल अकाउंट्स बनेंगे। तो वो कौन से अकाउंट बनेंगे? तो चलिए, तो नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स में जैसे रेगुलर एक्सपेंस इनकम होते हैं वो अभी भी बनेंगे, एंड में ट्रेडिंग पीएनएल अभी भी बनेगा, और ट्रेडिंग पीएनएल के एंड में हम लोग सारे के सारे बिजनेस इनकम को क्रेडिट पे ला लेंगे, सारे के सारे बिजनेस एक्सपेंसेस को डेबिट पे ला लेंगे। ये बात याद रखना कि अगर ये गुड्स इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, और अगर ये सर्विस इंडस्ट्री है देन इन दैट केस यहां पे इसकी जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए, एज द केस में भी इनकम आएंगे ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस आएंगे ऑन द डेबिट साइड, दोनों का मंथन होगा, और फिर जो बैलेंस बचा दैट विल बी इफ क्रेडिट बैलेंस देन प्रॉफिट, इफ डेबिट बैलेंस देन लॉस। राइट, अब क्या होता है, जनरली ये प्रॉफिट जाता है कैपिटल को, लेकिन यहां नहीं, यहां ये प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये क्या होगा सर? देखो, अगर नेट प्रॉफिट है ये जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे, यहां डेबिट वहां क्रेडिट, और अगर नेट लॉस है तो यहां क्रेडिट वहां डेबिट। राइट, अब लेट अस अज्यूम कि प्रॉफिट है, वो मानते हुए चलते हैं, तो अब यहां पे एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन का मतलब ध्यान में रख लो, बंटवारा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में फर्म और पार्टनर के बीच के जो ट्रांजैक्शंस है वो आएंगे। तो ये कैसे आएंगे? देखो, एक तो मैं शुरू करता हूं इनकम से। इनकम मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर से फर्म को मिल सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो भी मिला। ठीक है, जिस किसी पार्टनर से मिला। ठीक है, यहां क्रेडिट और पार्टनर के अकाउंट में डेबिट। सर पार्टनर का कौन सा अकाउंट? कैपिटल की करंट आते हैं ना उसमें, नेक्स्ट। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से पार्टनर को जो पैसे में दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं भैया? प्रॉफिट में से। हो सकता है कि मैं ऐसे दे रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है मैं ऐसे दे रहा हूं सैलरी, हो सकता है मैं ऐसे दे रहा हूं कमीशन, एज द केस में बी। प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ये तीनों के तीनों दे देंगे, यहां पे डेबिट और पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट।
ठीक है, ओके। ये याद रखना कि एप्रोप्रिएशन में ही आएगा, अगर हम लोग कोई रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं वो भी यहीं पे आएगा, राइट। और फिर फाइनली अगर क्रेडिट बैलेंस बचा, दैट विल बी द फाइनल प्रॉफिट व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर डेबिट बैलेंस है तो दैट मींस लॉस, और ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा, लॉस है तो पार्टनर अकाउंट के डेबिट पे जाएगा, राइट। चलो यहां तक तो हो गया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, बोले तो पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में पार्टनर का अकाउंट, बाकी कोई पर्सनल अकाउंट नहीं, डेटर क्रेडिटर नहीं सोच रहा, वो वैसे ही रहेगा। यहां पर मुझे देख लेना है पार्टनर के अकाउंट में या तो मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं। व्हाट आर दीस वन बाय वन? तो अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं यहां पे सबसे पहले हर एक पार्टनर के लिए इंडिविजुअली बना रहा हूं एक कैपिटल अकाउंट, जहां पे मैं लिखूंगा अबाउट वॉट एवर इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी इन्वेस्टमेंट मेड इनटू द बिजनेस। उसके अलावा कुछ एडिशनल भी अगर उसने इन्वेस्ट किया, ये सब यहां पे आएंगे। इसके अलावा अगर इसने कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया, जिसे क्वेश्चन में अक्सर विड्रॉल ऑफ परमानेंट कैपिटल ये नाम से दिया जाता है, तो अगर ऐसा कुछ दिया रहा तो ये वाला विड्रॉल आएगा डेबिट में, ठीक है। प्लीज याद रखना, रेगुलर जो ड्रॉइंग्स होता है दैट इज ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, वो ड्रॉइंग्स यहां नहीं आएगा। यहां पे कौन सा आएगा? कैपिटल का विड्रॉल ऑफ परमानेंट कैपिटल, राइट, ओके। एंड फाइनली यहां पे एक बैलेंस बचेगा व्हिच विल बी कैरीड फॉरवर्ड, और ये मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, राइट। और इसी के साथ साथ मैं हर एक पार्टनर के लिए एक और अकाउंट मेंटेन करूंगा, दैट इज द करंट अकाउंट, राइट। अब करंट अकाउंट क्या होगा? दैट इज फॉर करंट एक्टिविटीज, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज। यहां पर मैं डालूंगा सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस। अभी कहा था ना P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब यहां पे क्रेडिट होंगे, ठीक है। और इसी तरह से यही चीजें, इनमें से कुछ पैसा वो घर ले जाएगा, तो वो जो ले जा रहा है दैट इज ड्रॉइंग्स। ये कौन सा ड्रॉइंग्स है ध्यान से देखना, दिस इज द रेगुलर ड्रॉइंग्स। दोनों ड्रॉइंग्स में फर्क है, एक है ड्रॉइंग्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, ये कैपिटल में आ रहा है, और जो रेगुलर ड्रॉइंग्स है ये करंट अकाउंट में आ रहा है, राइट। इसी तरह से अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो भी वहीं से जाएगा, उसी के पैसों में से कटेगा, राइट। और इसके अलावा इफ देयर इज एनी प्रॉफिट शेयर वो आएगा क्रेडिट पे, लॉस शेयर आएगा डेबिट में, राइट। तो कैपिटल अकाउंट में हमेशा देयर विल बी अ क्रेडिट बैलेंस, लेकिन करंट अकाउंट की अगर बात करें तो देयर कैन बी अ डेबिट बैलेंस, देयर कैन इवन बी अ क्रेडिट बैलेंस, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे एंटिसिपेशन से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, तो हो सकता है ड्रॉइंग्स को ज्यादा ही निकाल लिया, पॉसिबल है, ठीक है। सो ये हुआ फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि कैपिटल इज केप्ट फिक्स्ड एंड फॉर रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशंस वी मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज द करंट अकाउंट, ठीक है। दैट इज अ फिक्स्ड मेथड। व्हाट इज द फ्लक्चुएटिंग मेथड देन? फ्लक्चुएटिंग मेथड में या बाबा रे बाबा का को इतने दो अकाउंट मेंटेन करने का, वो भी इतने पार्टनर के लिए, टेंशन नहीं लेने का, सारे पार्टनर का ये एक अकाउंट बनाने का, क्या कैपिटल अकाउंट। तो बोले तो यहाँ पे सब चीजें मिक्स हो जाएंगे। क्या होगा इधर? कैपिटल अकाउंट में ही सबसे पहले मनी इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल मनी इंट्रोड्यूस, कोई भी परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल है वो भी यहीं आएगा, एप्रोप्रिएशंस वो भी यहीं पे क्रेडिट पे। अच्छा सर अगर ड्रॉइंग्स है वो भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी यहीं पे डेबिट में, ठीक है। अच्छा सर तो प्रॉफिट का शेयर वो भी इधर ही, लॉस का शेयर वो भी इधर ही, सब मिक्स है ना, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। बेहतर मेथड इज डेफिनेटली फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट। फाइनल बैलेंस यहां पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यहां पे डेबिट बैलेंस आने के चांसेस कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, राइट। सो दीज आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड्स, ओके। जल्दी से हम लोगों ने ये सब रिवाइज कर दिया। अब हम आ जाते हैं टू स्पेसिफिक कैलकुलेशन। स्पेसिफिक कैलकुलेशन में सबसे पहले आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो रहा है? एक सिंपल सी बात है, फर्म में पैसा लगाया गया है, अगर किसी बंदे ने फर्म में पैसा लगाया, हु इज यूजिंग द मनी? फर्म इज यूजिंग द मनी। तो फर्म विल पे इंटरेस्ट टू द पार्टनर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यूज। अरे भैया फर्म ने अगर 6 महीने यूज किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट देगा, 7 महीने यूज किया तो 7 महीने का इंटरेस्ट देगा, 12 महीने यूज किया तो 12 महीने का इंटरेस्ट देगा। तो देखना है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ यूज, एज सिंपल एज दैट। सो दोस्तों अगर मान के चलिए क्वेश्चन में देयर इज नो information about additional capital, no information about withdrawal of permanent capital, कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा सीधा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ओपनिंग बैलेंस में लगा देने का, खत्म, ठीक है। अगर मान के चलो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, देन इन दैट केस जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 12 महीने, क्योंकि वो तो साल भर यूज हुआ है पैसा। लेकिन जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड, यानी ड्यूरेशन ऑफ यूज। Getting me? अगर मान के चलिए एडिशनल कैपिटल 6 महीने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एडिशनल कैपिटल मान के चलिए साल भर के 9 महीने बीत गए उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, तो एडिशनल कैपिटल फर्म में यूज हुआ है ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट ऑल्सो विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, ठीक है,
ओके अब इसी के साथ साथ अगर मान के चलो परमानेंट कैपिटल का विड्रॉल भी दिया, बहुत रेयर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया देन इन दैट केस जो भी विड्रॉल है उसका इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ध्यान रखना, फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, मान के चलिए 7 महीने बाद अगर उसने परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग पीरियड? 5 मंथ्स। गेटिंग मी? तो फॉर द रिमेनिंग पीरियड, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे फ्रॉम द ओवरऑल कैपिटल दैट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट? अगर रेगुलर बैच होता तो मैं यहां पे पूरा डिटेल कैलकुलेशन बताता, मैंने क्लास में बताया भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी फिलहाल सिर्फ रिवीजन करना है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिर्फ ये याद रखना है, ड्राइंग्स जिस तरह से कैपिटल को रिड्यूस कर देता है उसी तरह से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, परमानेंट कैपिटल का जो विड्रॉल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम कर देगा, राइट? क्योंकि उतना पैसा हम लोगों ने कम यूज किया है। अब मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की इच्छा हो जाती है, तो ठीक है अभी कंट्रोल, अभी हम लोग को सीधा पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। यस, डन। तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिमेंबर वन थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यूज, सिंपल। ओके, नेक्स्ट आते हैं टू वेरी वेरी कॉमन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना? तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की जाए तो ड्राइंग्स कैसा है सबसे पहले वो देखो। अगर रैंडम ड्राइंग्स है तो रैंडम ड्राइंग्स में वैसे करना जैसे कैपिटल में किया, ठीक है? तो यहां पर भी क्या करना, व्हाट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले ये देख लेना कि स्पेसिफाइड है कि नहीं एग्रीमेंट में। अगर नहीं है तो फिर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है तो जैसा बोला है आप कैलकुलेट करोगे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ यूज। अब यहां पे उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना। ड्राइंग्स में पैसा ले जा रहा है पार्टनर, तो पैसा पार्टनर के पास है, तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा। कितने पीरियड के लिए? भाई जितने पीरियड के लिए उसके पास पैसा था उतने पीरियड के लिए, सिंपल एज दैट, ठीक है? सिर्फ उस ईयर में। तो एज अ रिजल्ट हम लोग देखेंगे कितने पीरियड के लिए उसके पास पैसा था, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। मान के चलिए उसने 3 महीने बाद विड्रॉ किया तो उसके पास पैसा 9 महीने के लिए, तो फॉर 9 मंथ्स द इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, ठीक है? अब इसी तरह से मान के चलो एक फिक्स्ड पैटर्न है। कैसा पैटर्न है सर? एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो इसका पूरा डिटेल कैलकुलेशन रेगुलर बैच में देखा गया, अभी नहीं, अभी सीधा सीधा याद रख लो। हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट डायरेक्टली फॉर 6.5 मंथ्स। अब मान के चलो अगर इसने विड्रॉ किया ऑन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ तो फिर कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर मान के चलो इसने विड्रॉ किया ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर 5.5 मंथ्स। अगर इसने कैलकुलेट किया, विड्रॉ किया फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा फॉर 7.5 मंथ्स। अगर मान के चलो इसने विड्रॉ किया ऑन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट अगेन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। और अगर इसने विड्रॉ किया ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, then interest will be calculated for 4.5 months, right? तो ये याद रखना है, सभी लोगों को याद हो भी गया होगा, वेरी गुड। अब थोड़े अंतर्यामी स्किल्स भी हमें याद रखने हैं। कैसे अंतर्यामी स्किल्स? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, साइलेंट है, तो फिर अंतर्यामी स्किल्स को अप्लाई करते हुए क्या करना है, 6 महीने का कैलकुलेशन करना है, राइट? अगर किसी भी जगह पे मिडिल रहा तो 6 महीने का ही आएगा, चाहे वो मिडिल ऑफ क्वार्टर हो, चाहे वो मिडिल ऑफ मंथ हो, चाहे वो मिडिल ऑफ हाफ ईयर हो, चाहे वो मिडिल ऑफ ईयर हो, कुछ भी हो, वो 6 मंथ्स ही रहेगा। तो यहां पर वही अज्यूम करते हुए 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करके आ जाना, ठीक है? और वहां पर ये मास्टर फॉर्मूला जो मैंने क्लास में करवाया, इसको याद रखो सब लोग। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज नोट दिस मास्टर फॉर्मूला, ये बहुत जगह काम में आ जाएगा आपको। क्या करने का, यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा 12, फिर प्लस ऑब्लिक माइनस। अब ये प्लस ऑब्लिक माइनस का लॉजिक क्या है सर? देखो, अगर फर्स्ट डे है ऑफ मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, व्हाटएवर, अगर फर्स्ट डे है तो प्लस, अगर लास्ट डे है तो माइनस, और अगर मिडिल है तो ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं करना, फिर 12 रखना एज इट इज, ठीक है? तो 12 प्लस कि 12 माइनस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डे की लास्ट डे, और अगर मिडिल है तो 12 कांस्टेंट, ना कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना है, ठीक है? सर क्या करना है, प्लस या माइनस? द टाइम गैप बिटवीन टू ड्रॉइंग्स। जैसे मंथली विड्रॉल्स है तो टाइम गैप इज 1 मंथ। अगर 2-2 महीने में विड्रॉ कर रहा है तो टाइम गैप इज 2 मंथ्स। अगर क्वार्टरली विड्रॉल है तो फिर टाइम गैप इज 3 मंथ्स। तो वो 3 प्लस या माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर में मैं क्या करूंगा, 12 प्लस व्हाट इज द टाइम गैप, फर्स्ट डे का ना इसलिए प्लस, व्हाट इज द टाइम गैप, 3 मंथ्स, सो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5, ठीक है? लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर क्या करूंगा, 12 माइनस लास्ट डे का माइनस, व्हाट इज द टाइम गैप, 3 मंथ्स, क्वार्टरली विड्रॉल है, तो 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 4.5, ठीक है? और अगर मैं कहता हूं कि मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 12 ना प्लस ना माइनस, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ्स। गॉट इट? यस। तो ये मास्टर फॉर्मूला याद रखना, काम में आएगा, ओके?
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी दिया गया है किसी पार्टनर को कि भाई तू आजा हमारे फर्म में, तुझे इतना गारंटीड प्रॉफिट तेको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब गारंटी तो दे दिया। गारंटी देने के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, एक तो ये कि प्रॉफिट सफिशिएंट कमाया कि गारंटी दे दिया सब आराम से कवर अप हो गया, या प्रॉफिट उतना नहीं कमाया भैया, बोल तो दिया लेकिन उतना नहीं कमाया। ठीक है, तो एनीवेज अगर हमने प्रॉफिट सफिशिएंट कमाया तो बल्ले बल्ले बिल्कुल जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे ही देंगे, और उल्टा हम लोग नए पार्टनर को जाके बोलेंगे क्या बोला था ना, गारंटी दिया था ना, देखा सच ही बोलता हूं मैं सब। ठीक है, तो इस तरह से सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं कमाया ठीक है, तो अब जिसको गारंटी दिया था वो बोलेगा ओए क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, क्या है प्रॉफिट, तो भाई साहब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो गारंटी जिसको दिया था उसको तो भैया हमें पूरे पैसे देने पड़ेंगे जितना गारंटी दिया था वो। ठीक है, तो बाकियों का क्या सर, बाकियों का जो भी उनका हिस्सा बनता है उसमें से माइनस किया जाएगा द सैक्रिफाइस टुवर्ड्स द गारंटी। सर ये गारंटी का सैक्रिफाइस कौन बेयर करेगा, तो यहां पर डिपेंड करता है। अगर मान के चलो शॉर्टफॉल जो भी है, अगर फर्म ने गारंटी दिया था, पूरे फर्म ने, तो फिर जैसा उनका नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी तरह से उस शॉर्टफॉल को सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स आपस में बेयर करेंगे। जैसे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था 3:2, तो अगर कोई शॉर्टफॉल आया तो ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे उस शॉर्टफॉल को इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेकिन किंतु परंतु अगर मान के चलो इन लोगों ने स्पेशल कोई ऐसा क्लॉज बनाया कि भाई अगर यहां पे गारंटी में कोई शॉर्टफॉल आया देन इन दैट केस हम 3:2 भी नहीं बांटेंगे, हम इक्वली बांटेंगे। अब अगर ऐसा है तो इक्वली बांट दिया जाएगा। और अगर मान के चलो यहां पे किसी एक पार्टनर ने गारंटी दिया, मान के चलिए ए एंड बी दो पार्टनर है, सिर्फ ए ने गारंटी दिया, बी ने कोई गारंटी नहीं दिया, तो बी शॉर्टफॉल को बेयर नहीं करेगा, जिसने गारंटी दिया सिर्फ वही बेयर करेगा। ठीक है, चलिए, तो दैट इज गारंटी। अब इसके अलावा अगर कोई और पर्सनल अकाउंट है, कोई नॉमिनल अकाउंट है तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, कोई पर्सनल अकाउंट है तो अगर उस पर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में, अगर लाइव क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके, अब ये हो गया हमारे बेसिक अकाउंटिंग तक का। इसके बाद हम लोग जल्दी से आ जाते हैं टू द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इसमें कौन से बातें आएंगे सर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं अबाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ, और उसके बाद चेंज, म्यूचुअल चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों इन सभी में अगर मैं देखने जाऊं तो एक स्मार्ट वे में अगर मैं पढ़ाई करूं देन इन दैट केस कुछ कैलकुलेशंस कॉमन है और कुछ कैलकुलेशन स्पेशल है, तो मैं कॉमन कैलकुलेशन को एक साथ कवर अप करूंगा। तो कौन से कॉमन कैलकुलेशन है, कौन से स्पेशल कैलकुलेशन है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद द कॉमन कैलकुलेशंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टू रेशियोज। ओके, चलो देखते हैं। तो दोस्तों रेशियो में एडमिशन के केसेस को लेके ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ये आप सबको सर्कुलेट कर रहा हूं, इसको देख के जाना, काफी ज्यादा जल्दी आपका कवर अप हो जाएगा। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो केस 1 क्या कह रहा है, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अगर सिर्फ इतना है देन इन दैट केस स्टेप 1 में मैं कैलकुलेट करूंगा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, और उसके बाद वो जो रिमेनिंग शेयर है उसको ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करते हुए मैं आंसर निकाल लूंगा। दिस इज द टिपिकल वे। मैंने जो क्लास में बताया हुआ है उसको काफी लॉजिकल वे में बताया हुआ है, लेकिन अभी रिवीजन है, अलग अलग जन देख रहे हैं, इसलिए मैंने टिपिकल वे में इसको कवर अप किया चार्ट में। ठीक है, अदरवाइज अगर लॉजिकली अगर देखा जाए तो फिर जो भी रिमेनिंग शेयर है, याद होगा आप लोगों को मैंने क्या कहा था, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मेहमान आए तो पहले उसे भोग चढ़ाया जाता है, तो इसी तरह से नया पार्टनर आ रहा है तो पहले उसको शेयर दिया जाता है। तो उसको शेयर देने के बाद क्या बचा, जो बचा अगर कुछ अलग स्पेसिफाइड नहीं है तो उस बचे हुए शेयर को ये लोग उसी शेयर में आपस में बांटेंगे जिस शेयर में पहले वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, राइट, तो ओल्ड शेयर में। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, अच्छा सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, सैक्रिफाइस के केस में आपका ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों को कंपेयर करो, दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी ईदर सैक्रिफाइस और गेन, राइट। अब यहां पर ये याद रखना कि केस 1 में द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 में क्या हो रहा है, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन अ डिफरेंट रेशियो। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर ऐसा दिया रहा तो फिर भी अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर, लेकिन इस रिमेनिंग शेयर को मैं ओल्ड रेशियो में नहीं बांटूंगा, इसे डिसाइडेड फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वही वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा केस 3 में क्या हो रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन वो शेयर खरीद रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स।
ठीक है, यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है फ्रॉम, तो ये वर्ड को देखते हुए आपको जाना है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर, उनका जो भी एग्जिस्टिंग शेयर था उसमें से जितना भी शेयर उसने न्यू पार्टनर को दिया वो माइनस कर दो, बैलेंस जो बता दैट इज द ओल्ड पार्टनर शेयर। एंड न्यू पार्टनर का शेयर सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब जिस किसी पार्टनर से जितना भी शेयर उसने परचेस किया इन सबका समेशन ले लेना है, दैट इज द न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, और वहीं पे केस 4 व्हेन द न्यू पार्टनर शेयर अगेन इज नॉट गिवन, लेकिन ही इज एक्वायरिंग some portion of the partner share, old partners, है ना, यहां पे वर्ड जो हाईलाइटेड है वो ध्यान देना, ऑफ। ठीक है, तो अगर ये ऑफ है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कितना शेयर उसने आगे वाले से लिया ये डायरेक्टली नहीं दिया है, तो मुझे पहले वो शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, मैं पहले कैलकुलेट करूंगा शेयर टू बी ट्रांसफर टू द न्यू पार्टनर। तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय द शेयर दैट इज ट्रांसफर्ड, तो इससे मुझे एक रेशियो मिलेगा, ये रेशियो को ओल्ड पार्टनर के शेयर में से माइनस करना है और न्यू पार्टनर को ऐड करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर टू बी मेड। नाउ दिस इज अ चार्ट, जिन्होंने रेशियो पढ़ा हुआ है उनके लिए वो बहुत इजीली वो रिकलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग ब्लैंक होंगे, क्या सर ये क्या चल रहा है ना। तो उनके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कवर अप करके रखे हैं, और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इमीडिएटली पिक अप अ रजिस्टर एंड लेट्स सी। देखिए, अगर ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो वाज 4:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन। ठीक है, इधर क्या हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई विल सिंपली कंपेयर द ओल्ड शेयर विद द न्यू शेयर। तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो नया रेशियो अगर कम हो गया तो सैक्रिफाइस, नया रेशियो अगर बढ़ गया तो गेन, एज द केस में भी। ठीक है, तो यहां पे कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 by 1। ए की अगर मैं बात करूं, ए का हिस्सा हुआ करता था 4/9 और उसका अभी नया रेशियो क्या हो गया, इक्वल 1/3। कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 3/27। इसी तरह से अगर बी की बात करूं, ये 3/27 इसका शेयर कम हो रहा है, समझ रहे हो बात को, 4/9 ज्यादा था, 1/3 कम है, तो दिस इज सैक्रिफाइस। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी का पुराना शेयर हुआ करता था 3/9 और अभी नया शेयर क्या हो गया, 1/3। तो 3/9 माइनस 1/3 अगर देखने जाओ तो 0 है भाई, 3/9 इज ऑल्सो 1/3 ना, तो इसका नो सैक्रिफाइस नो गेन। और वहीं पे सी की अगर मैं बात करूं तो इसका शेयर सिर्फ 2/9 हुआ करता था, अब 1/3 हो गया, बढ़ गया भाई साहब। तो यहां पे ये माइनस में आ रहा है, यानी एक्चुअली इस चेंज की वजह से सी का हो रहा है गेन। ठीक है, तो यहां पर इस चेंज की वजह से सी का हो रहा है फायदा और ए का हो रहा है नुकसान। बी इज एट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो दोस्तों ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हर बार यही होता है, देयर इज समवन हु इज गेनिंग एंड देयर इज समवन हु इज लूजिंग। ठीक है, तो यहां पे हर बार हम लोग ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि गेनिंग पार्टनर को कहा जाए कि भाई तू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर दे। ठीक है, तो यही होता है जिसकी वजह से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। एनीवेज चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई, ये दो पार्टनर्स है, मान के चलो इनका रेशियो है 3:2। ठीक है, एक नया पार्टनर आ गया जेड। ठीक है, जेड को हम लोग 1/4 शेयर गारंटी कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, तो हम लोग इससे इतना ही दिया है। अब मुझे कहा गया कि एक्स वाई जेड का नया रेशियो कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे रिमेनिंग शेयर। देखो कुछ मुझे कहा गया है कि एक्स एंड वाई फ्यूचर में किस तरह से शेयर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो मैं पहले रिमेनिंग शेयर निकालूंगा। रिमेनिंग शेयर यानी 1 - 1/4, कितना बचा, 3/4 है ना। पहले अतिथि को 1/4 दे दिया तो बचा कितना, 3/4। तो ये 3/4 को मैं क्या करूंगा, इस 3/4 को मैं एक्स और वाई में बांटूंगा इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर ओल्ड रेशियो। यानी 3/4 को कैसे बांटा जाएगा एक्स और वाई में, 3:2 में। तो 3:2 में अगर बांटता हूं तो एक्स का शेयर हो जाएगा 3/4 का 3/5 और वाई का शेयर हो जाएगा 3/4 का 2/5, है ना। जब कैलकुलेट करूंगा तो ये आ रहा है 9/20 एंड 6/20। और z का शेयर वैसे तो 1/4 दिया ही हुआ था, लेकिन उसे कॉमन बेस पे लाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 5/5 यानी 5/20, राइट। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो 9:6:5। ठीक है, ओके। एक और, A and B are partners, old ratio था 7:9, C is admitted for 1/6 share। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टेप 1 मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा रिमेनिंग शेयर। कैसे निकालूंगा, 1 - 1/6 कितना आ गया, 5/6। अब इस 5/6 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग्स्ट द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अगेन मुझे कुछ अलग से नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो कितना आएगा भाई साहब, हमारे ए का शेयर होगा 5/6 का 7/16 और बी का शेयर कितना होगा, 5/6 का 9/16। हेंस इनका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, ओके।
न्यू रेशियो कितना हो गया फिर 35:45:5/5 जो सॉरी इसका 1/6 है, 1/6 को कैसा करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 96 बेस पे लाने के लिए, तो उस तरह से 16/16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 96 बेस में आ जाएगा। सो 35:45:16, ठीक है। ओके, अगला एक्स एंड वाई 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया बंदा आ गया, नए बंदे को हम दे रहे हैं मान के चलिए 1/4, लेकिन एक्स एंड वाई ने कहा कि भाई हम फ्यूचर में 1:1 में शेयर करेंगे इक्वली, ठीक है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से मैं रिमेनिंग शेयर निकालूंगा। रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, लेकिन इस बार इस 3/4 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। इस बार ये 3:4 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इक्वली, राइट। ओके, तो कैसा होगा, अभी ए का शेयर सॉरी एक्स का शेयर हो जाएगा 3/4 का हाफ और y का भी शेयर हो जाएगा 3/4 का हाफ, यानी a का शेयर हो गया 3/8, y का शेयर हो गया a नहीं सॉरी x को भूल जाता हूं मैं, एनीवे तो y का शेयर हो जाएगा 3/4 का हाफ यानी कितना 3/8, और z का शेयर 1/4 था, उसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2/8, यानी कितना हो गया, व्हाट इज द न्यू रेशियो नाउ, द न्यू रेशियो नाउ इज 3:3:2, राइट। चलो अगला x एंड y, ठीक है, 3:2 शेयर, Z भाई साहब आ गए। अब Z भाई साहब ने 1/5 शेयर खरीदा है फ्रॉम X, ठीक है। तो क्या मैं अभी रिमेनिंग शेयर निकालूं, क्या दिया देखो, Z ने खरीदा है 1/5 फ्रॉम X। क्या ये केस 1 या केस 2 का है, नहीं, दिस इज अ केस 3, राइट। तो रिमेनिंग शेयर यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, 4/5 मत बोल देना रिमेनिंग शेयर, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो करना क्या है सर, अरे कुछ नहीं भाई, एक इसने x से लिया है ना, तो x का जो शेयर है उसमें से 1/5 गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं x का शेयर निकालूंगा एज 3/5 माइनस 1/5, कितना बचा 2/5। y से तो कुछ लिया ही नहीं, तो y का शेयर वैसे ही रहेगा 2/5 मतलब 2/5, ठीक है। z का शेयर कितना हो गया, z का शेयर हो गया 1/5, करेक्ट। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो, द न्यू रेशियो इज 2:2:1, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से एक्स एंड वाई पार्टनर्स है। अब अगर मैं कहता हूं इनका रेशियो 7:3 है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, z की बात कर रहा हूं तो z ने 3/10 फ्रॉम x लिया और 1/10 फ्रॉम y लिया। तो दोस्तों फ्रॉम वर्ड पे ध्यान देना, कैलकुलेट कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को और अभी कभी कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस उम्मीद से कि आप लोगों ने पॉज करके इसे सॉल्व किया और उसके बाद अभी चेक कर रहे हो। तो देखो अभी क्या होगा, मुझे 3/10 x के शेयर में से माइनस कर देना है और 1/10 y के शेयर में से माइनस करना है, और ये दोनों मिला के z को मिलेगा। तो कैसा होगा, x का शेयर होगा 7/10 माइनस 3/10, यानी ये कितना हो गया 4/10, y का शेयर हो गया 3/10 माइनस 1/10, यानी कितना हो गया 2/10, राइट। और z का जो शेयर था वो तो पहले ही दिया हुआ है ना, तो 3/10 फ्रॉम x एंड 1/10 फ्रॉम y, यानी ये दोनों का टोटल 3/10 प्लस 1/10, यानी कितना हो गया ये 4/10। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो, 4:2:4 या 2:1:2, राइट, यस। चलिए तो ये हो गया। अगला A and B are partners, old ratio is 2:1, C is admitted for 1/4 share which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का नया शेयर एक बार चेक कर लीजिए, मैं यहां पे इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से इसको सिर्फ देख लीजिए और ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यस, मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से, नेक्स्ट, ठीक है, मैंने आंसर दिखा दिया, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, इनका रेशियो है मान के चलिए 3:2, और जेड भाई साहब आ गए, जेड भाई साहब 1/3 ऑफ एक्स ले रहे हैं और 1/2 ऑफ वाई ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ऑफ, ठीक है। तो अब मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अब मैं सीधा 1/3 माइनस कर दूं x के शेयर में से या 1/2 माइनस कर दूं y के शेयर में से, नहीं, यहां पे वर्ड यूज हुआ है ऑफ, तो आपको यहां पे ऑफ वर्ड पे ध्यान देते हुए कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं पहले तो शेयर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो x का शेयर जो है वो है 3/5, उसका 1/3 निकालो, तो 3/5 का 1/3 आ रहा है 1/5, यानी x के शेयर में से z को कितना गया 1/5, ना कि 1/3। इसी तरह से y का शेयर कितना रहा 2/5, 2/5 का इट इज हाफ ऑफ 2/5, तो 2/5 इंटू हाफ कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 1/5, तो ये 1/5 y से z को गया है। तो अब मैं x के 3/5 में से माइनस करूंगा 1/5, यानी इसका शेयर बच गया 2/5, y के 2/5 में से मैं माइनस करूंगा 1/5, यानी इसका शेयर बच गया 1/5, और z को कितना मिला है, z को मिला है 1/5 फ्रॉम x और 1/5 फ्रॉम y, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 2/5। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो, इट इज 2:1:2, गॉट इट, यस। अब इसी तरह से A and B are partners, old ratio is 2:1, A surrenders
1/5 ऑफ हिज शेयर, फिर से वर्ड पे ध्यान देना, ऑफ, एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, अब आराम से फिर से हम लोग पहले तो कैलकुलेट करेंगे कितना शेयर ट्रांसफर किया है। तो ए ने कितना शेयर ट्रांसफर किया है, उसका शेयर था 2/3, तो 2/3 का 1/5, तो 2/3 इंटू 1/5, इससे कितना शेयर ट्रांसफर किया, 2/15। इसी तरह से बी की अगर बात करें तो 1/3 का 1/4, ठीक है, तो 1/3 का 1/4 कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 1/12। इतना शेयर इन लोगों ने ट्रांसफर किया है टू सी। ठीक है, तो सी का और ए का इनका शेयर कैसे निकालेंगे, ए के शेयर होगा 2/3 में से अब मैं माइनस करूंगा 2/15, ये आ जा रहा है 8/15, और बी के शेयर में से 1/3 में से माइनस करूंगा 1/12, ये आ रहा है 3/12। ऐसे आड़े टेढ़े कैलकुलेशंस भी कभी कभी आते हैं, लेकिन उसे इक्वल कॉमन बेस पे हमें लाना पड़ेगा। सी का शेयर क्या हो जाएगा, 2/15 प्लस 1/12, यानी ये हो गया 13/60। अब मैं इन सबको 60 के बेस पे ले आऊंगा, तो 60 के बेस पे ले आऊंगा तो न्यू रेशियो हो जाता है 32:15:13, है ना। कैसे लेके आऊंगा, 8/15 को मल्टीप्लाई करूंगा 4/4 से, 3/12 को मल्टीप्लाई करूंगा 5/5 से। कैसे, डिनोमिनेटर को 60 पे लाना है, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो इस तरह से करोगे तो ये आ गया न्यू रेशियो। ओके, यस। अब इसी तरह से एडमिशन के बाद अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट, यानी रिटायरमेंट और डेथ के रेशियोज में। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दो अलग अलग केसेस। केस वन में व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन एंड नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, और दूसरा क्या दिया है, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन एंड प्रोपोर्शन टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इज आल्सो गिवन। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, देखो अगर कुछ नहीं दिया है, साइलेंट है एकदम, देन इन दैट केस जो भी ओल्ड रेशियो था अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर उसी को मान लिया जाएगा एज अ न्यू रेशियो। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेसिफिक बोला गया है कि भाई साहब अगर कोई गया तो उसका शेयर बच गया ना, वो शेयर इज टेकन ओवर बाय समवन इन सम पर्टिकुलर रेशियो, तो उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे जैसे एडमिशन में निकाल रहे थे रिमेनिंग शेयर, क्योंकि वहां पे कोई लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहां कोई जा रहा है तो उसका शेयर जो बच गया दैट इज द एडिशनल शेयर। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडिशनल शेयर। कैसे निकालेंगे, अरे भैया जो भी रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर है, जो भी उसका जो भी शेयर था उसका प्रोपोर्शन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये उन लोगों ने कितना टेक ओवर किया उसका कुछ ना कुछ एक रेशियो दिया रहेगा, तो उस रेशियो से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये अगेन थियोरेटिकली समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। तो यहां पर तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी आता है तो इतना देख के आप लोग समझ के होंगे। तो मैं जल्दी से एग्जाम्पल में आ जाता हूं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, इनका शेयर था 3:2:1, सी रिटायर हो गया, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, कुछ दिया तो है नहीं, सिर्फ इतना ही बोला कि सी रिटायर हो गया, तो कौन कंटिन्यू कर रहे हैं, ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो विल बी द सेम रेशियो जैसे पहला हुआ करता था बिटवीन देम। तो ए एंड बी का पहले रेशियो क्या हुआ करता था, 3:2, वही रेशियो इनका न्यू रेशियो बन जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 3:2, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं यहां पे PQRST ऐसे 5 पार्टनर्स कहता हूं, इनका शेयर कुछ इस तरह से 7:6:5:4:3। अब मान के चलो कि P रिटायर हो गया, तो P रिटायर हो गया तो QRST का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5:4:3। ठीक है, लेकिन अब अगर यहां पे किस्सा कुछ इस तरह से दिया है तो देखो ध्यान से, आपको ऐसा कहा गया कि वही मैं सिचुएशन ले रहा हूं, PQRST इनका रेशियो है 7:6:5:4:3, लेकिन मुझे ऐसा कहा गया है कि रिपीट रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो सिर्फ S और T टेक ओवर कर रहे हैं, और वो भी इन द रेशियो ऑफ 3:4। यानी Q और R P का शेयर टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, कौन ले रहा है, सिर्फ S और T, और वो भी किस रेशियो में, 3:4 में। अगर ऐसा दिया हुआ है देन इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले आप देखो कि P का शेयर कितना है, P का शेयर कितना है 7/25, कहने से सो इससे मुझे S और T में बांट देना है इन द रेशियो, क्या जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा 3:4। तो ये कैसे किया जाएगा, देखो दोस्तों, ये जो है P का शेयर 7/25, इसको मैं S और T में बांट रहा हूं इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो H को मिल जाएगा 7/25 का 3/7 और T को मिल जाएगा 7/25 का 4/7। Q और R इन दोनों को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा, तो बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, ये रेशियो में डिवाइड करो, Q और R का शेयर विल रिमेन द सेम, S और T का सिर्फ रेशियो यहां पे बदल जाएगा। इसके आगे मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना कि बेस कॉमन आ जाए, उतना देख लेना बस। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसी तरह से एक और सिचुएशन लेता हूं जिसमें मैं ऐसा कह रहा हूं कि A, B and C are partners sharing profits and losses equally, इनका शेयर अभी फिलहाल इक्वल है, लेकिन C रिटायर हो रहा है and his share is taken over by A and B in the ratio of 2:1। तो C का रेशियो कितना है जरा देखना, इक्वल है ना, तो इक्वल मतलब C का शेयर हो गया 1/3,
राइट? अब ये 1/3 को कौन टेक ओवर कर रहा है? ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं। किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में, है ना? तो यहां पर अगर सी रिटायर हुआ, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो मैं ए एंड बी का रेशियो मानता 1:1, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दिया है तो इसलिए मैं कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, ए का शेयर 1/3 तो था ही, इसको कुछ एडिशनल मिला। क्या मिला? इसको मिला 2/3 ऑफ सीज शेयर। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, ए और बी दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। ए और बी को कितना मिला है? ए को मिला है सी के शेयर 1/3 का 2/3 और बी को मिला है सी के शेयर 1/3 का 1/3, यानी ए का गेन हुआ है एडिशनल, उसको कितना मिला है? 2/9 और बी को कितना एडिशनल मिला है? 1/9। तो यही शेयर उनके शेयर में जुड़ जाएगा। तो ए का शेयर जो पहले 1/3 था अब प्लस 2/9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/9। और उसी तरह से बी का शेयर जो पहले 1/3 हुआ करता था अब प्लस 1/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9, यानी इनका रेशियो क्या हो गया? 5:4, राइट? सो क्विकली हम लोगों ने जल्द से जल्द रेशियोज विद एग्जांपल रिवाइज कर लिया। आई होप कि दिस विल हेल्प यू। और हां, साथ ही साथ मैं आप सबको यह सजेस्ट जरूर करूंगा कि इमीडिएटली इसी वक्त में आप लोगों ने अपने बुक में जो भी रेशियो के क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखे हुए थे, ठीक है, हम लोगों ने वहां पे काफी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे थे जिनको मैंने स्टार मार्क करने के लिए भी कहा था क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस को एक बार इमीडिएटली रिवाइज कर लिया, पॉज कर लो, इमीडिएटली रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है? यस, तो हम लोगों ने रेशियो तक रिवाइज कर लिया। अब कॉमन कैलकुलेशन में एक और कैलकुलेशन रिपीट होता है एंड दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? तो इसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा, चलिए देखते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हो रहा है? चेंज जिस डेट पे हो रहा है उसके पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू कुछ और होगा और उसके बाद में मार्केट पे वैल्यू में चेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मार्केट में जस्ट रेट्स ऊपर चले जाने से उसका अकाउंटिंग नहीं करते, और ये नहीं करते इसकी वजह से तकलीफ हो जाती है चेंज के वक्त में। तो एज अ रिजल्ट हम लोग अब कैसे एडजस्ट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑन द डेट ऑफ चेंज, मान लो मेरे पास बैलेंस शीट में कुछ इस तरह का पोजीशन नजर आ रहा है। मैं जूम इन कर रहा हूं ओनली ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में और भी चीजें होते हैं, जैसे कैपिटल होता है, वगैरह वगैरह होते हैं, रिजर्व्स होते हैं। मैं उन सब चीजों पे फिलहाल जूम नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं ओनली ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैंने सैंपलिंग बेसिस में यहां पे 4 एसेट्स, 2 एसेट्स और 2 लायबिलिटीज लिए है और इनके अकाउंट मैंने रेस्पेक्टिवली यहां पे इस तरह से बना लिए, राइट? एसेट्स विल कैरी अ डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज विल कैरी अ क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट? तो ये रेस्पेक्टिव ओपनिंग बैलेंसेस मैंने वहां पर लिख लिए। अब मान लो एक एक करके अलग अलग एसेट्स से अलग अलग लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंज आएगा सर? या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, और क्या होगा, है ना? तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट दिखाने के लिए आई विल क्रिएट अ स्पेशल अकाउंट एंड दैट अकाउंट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका नाम पीएनएल एडजस्टमेंट भी आप दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, मैं एक एक करके अज्यूम कर रहा हूं कि जैसे मान लो एसेट 1 है मेरा, एसेट 1, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट 1 इंक्रीज हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, एसेट पे डेबिट बैलेंस होता है, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो मुझे और डेबिट करना होगा। तो अगर मैंने वहां डेबिट किया, कहीं तो क्रेडिट करूंगा, कहां क्रेडिट करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो इंक्रीज इन एसेट किस तरह से दिखाई देगा, ध्यान से देखना, एसेट 1 में और रीवैल्यूएशन में। देखो, इंक्रीज इन एसेट, एसेट 1 के डेबिट में आ गया और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया। तो आप एसेट 2 का अगर ध्यान से देख रहे हो, उस पर डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करना होगा? वहां पे क्रेडिट करना होगा, और अगर वहां क्रेडिट करूंगा कहीं तो डेबिट करना होगा। कहां डेबिट करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका जर्नल एंट्री बकायदा पास होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 2। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान से देखो, एसेट 2 में क्रेडिट हुआ डिक्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ, राइट? तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान से देख रहे हो तो आपको उसके क्रेडिट साइड में नजर आ रहे हैं फायदे और डेबिट साइड में नजर आ रहे हैं नुकसान। एसेट का वैल्यू बढ़ना इज गुड एंड एसेट का वैल्यू घटना इज बैड, राइट? तो अच्छी बात है क्रेडिट पे, बुरी बात है डेबिट में, ऐसा नजर आ रहा है, राइट? अब इसी तरह से मान लो लायबिलिटीज के वैल्यू में भी चेंजेस आए। 2 बातें हो सकती है, लायबिलिटी का वैल्यू तो इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ। तो आप लायबिलिटी 1 को ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं कि लायबिलिटी 1 का वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो लायबिलिटी 1 ऑलरेडी कैरीज अ क्रेडिट, ये और बढ़ा तो और क्रेडिट हुआ। अगर और क्रेडिट हुआ तो उसका सेकंड इफेक्ट डेबिट कहीं तो जाएगा, कहां जाएगा? इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। लायबिलिटी 1 को ध्यान से देखना, लायबिलिटी 1 इंक्रीज हो रहा है तो आपने उसे क्रेडिट किया और रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने डेबिट किया, ठीक है? अब इसी तरह से अगर लायबिलिटी 2 का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो ध्यान से देखना, लायबिलिटी 2 को वहां पे क्रेडिट पड़ा हुआ है, अब वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ध्यान से देखना, लायबिलिटी 2 को आप वहां पे डेबिट कर रहे हो और उसका सेकंड इफेक्ट कहां दिखा रहे हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? ओके, अब
अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लाइबिलिटी को लेके भी सेम किस्सा हो रहा है दोस्तों। याद रखना, लाइबिलिटी बढ़ना अच्छा नहीं होता, दैट इज लॉस, राइट। और वो नजर आ रहा है आपको रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और वहीं पे अगर लाइबिलिटी कम हो रहा है, हमें कम पैसे देने, तो दैट इज गुड फॉर अस, दैट इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। सो ये मैंने एक एक करके इस तरह से इफेक्ट दिखा दिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट्स अ प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस है दैट्स अ लॉस। और ये जो प्रॉफिट है और लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिफोर द चेंज इज इंप्लीमेंटेड अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चाहे ये एडमिशन हो, चाहे ये रिटायरमेंट हो, चाहे ये डेथ हो, ठीक है। तो एडमिशन में नए पार्टनर आने के पहले या रिटायरमेंट के केस में पुराना पार्टनर जाने के पहले या डेथ के केस में टिल द डेट ऑफ डेथ हम लोग ये सारे इफेक्ट्स एडजस्ट करेंगे और ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है ये बांट दिया जाएगा अमंगस्ट ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिफोर द चेंज इज इंप्लीमेंटेड, राइट। एज अ रिजल्ट क्या होगा जरा ध्यान से देखना। कहना है से कि अब मेरे बैलेंस शीट के भी वैल्यूज बदल जाएंगे, क्योंकि अब ये एसेट 1, लाइबिलिटी 1, ये सब के वैल्यूज बदल रहे हैं। देखो लाइबिलिटी 1 का अब बैलेंस बढ़ा हुआ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नजर आएगा। लाइबिलिटी 2 का बैलेंस घटा हुआ लाइबिलिटी साइड में नजर आएगा बैलेंस शीट में। इसी तरह से एसेट 1 का वैल्यू बढ़ जाएगा और एसेट साइड में नजर आएगा, एसेट 2 का वैल्यू कम हो जाएगा और एसेट साइड में नजर आएगा, राइट। तो मेरे बैलेंस शीट पे भी फिगर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। ये सब तो ठीक है सर, यही चीज हम लोगों को एग्जामिनेशन में भी करने का है, लेकिन द प्रॉब्लम इज डोंट यू थिंक ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है ना। एसेट्स के लाइबिलिटी के वैल्यू तो फिर भी ठीक है, लेकिन एसेट के वैल्यू को बढ़ाना, इज इट सेंसिबल, डज इट मेक एनी सेंस? नो। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम एसेट की वैल्यू को एवी मार्केट में ऊपर चला जाता है तो मैं एवी उसे बढ़ा नहीं सकता, राइट। तो क्या करें सर? अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो पार्टनर्स के साथ ना इंसाफी होगी, और अगर ऐसा करता हूं तो प्रिंसिपल्स के साथ ना इंसाफी होगी। तो मैं क्या करूं? ठीक है, बीच का रास्ता एक है। एंड व्हाट इज दैट बीच का रास्ता? अगर मैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू को चेंज ना करूं, आई कीप इट एज इट इज, बैलेंस शीट पे एज इट इज रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पे रफ में बनाना होगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिनल, इसके दो अलग अलग टेक्निक है। एक टेक्निक है लंबा चौड़ा घूम फिर के टेक्निक, ठीक है। ये आप सबने 100% सॉल्व किया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एसेट्स के वैल्यू जो भी बढ़े हैं वो बढ़ाओ, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करो, जो घटे हैं वो से क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन में डेबिट करो, लायबिलिटी को बढ़ाओ तो सब वो एक एक एडजस्ट करो, फिर बाद में उसका प्रॉफिट निकालो, उसे ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर रिवर्स एंट्री पास करो, रिवर्स एंट्री पास करके जो बैलेंस आ रहा है वो एक लॉस की तरह आएगा, उसे न्यू रेशियो में बांटो। हाँ, ये वाला जरूर आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया तो छोड़ दो भैया, अभी ये मोमेंट पे उसे बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल मत देखना, ओके। तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता शॉर्टकट रास्ता है। क्या शॉर्टकट रास्ता है? आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना लो। भैया मुझे मालूम है कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे सब अच्छी बातें होते हैं और डेबिट पे सारी बुरी बातें होते हैं, तो मैं यहां पे पहले ही लिख लूंगा कि अच्छी बातों में क्या क्या है। एक तो एसेट का बढ़ना है ना, और दूसरा लायबिलिटी का कम होना, ये दोनों मैंने यहां पे लिख दिया। और बुरी बात है क्या है? एसेट का वैल्यू कम होना और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ना, राइट। इन दोनों को मैंने डेबिट पे लिख दिया, राइट। तो ये मैं चुन चुन के बराबर देख लूंगा कि कौन सा वैल्यू बढ़ा, कम हुआ, क्या हुआ, और उनको यहां पे लिख लूंगा और उनका बैलेंस निकाल लूंगा, एंड दैट मे बी अ प्रॉफिट और दैट मे बी अ लॉस, एज द केस में भी। अब इस प्रॉफिट का मैं एडजस्टमेंट करूंगा। किस तरह से एडजस्टमेंट करूंगा? मैं देखूंगा कि यही प्रॉफिट पहले किस तरह से हर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। पहले कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रॉफिट को मैं न्यू रेशियो में एडजस्ट करूंगा कि भाई चेंज के बाद ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और फिर उन दोनों को कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा कि किसका सैक्रिफाइस हो रहा है और किसका गेन हो रहा है। पहले का डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा कि हु सैक्रिफाइस्ड एंड हु गेन। अब इसकी मदद से मैं गेनिंग पार्टनर से पैसे मांगूंगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर को मैं डेबिट करूंगा कितने से? बाय द अमाउंट ऑफ हिज गेन, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दूंगा कितने से? बाय द अमाउंट ऑफ हिज सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। दिस इज अ मोर करेक्ट ट्रीटमेंट, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट अ वेरी पॉपुलर ट्रीटमेंट, राइट।
चलो, तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसी तरह से एक और कॉमन एडजस्टमेंट आ जाता है, एंड व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। हो सकता है कि हमने पिगी बैंक बना, आई मीन टू से कुछ सेविंग्स करके रखा हो, हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉफिट्स है उसको हम लोगों ने कहीं पे जमा करके रखा हो। अब ये जो जमा किया हुआ प्रॉफिट्स है, सडनली कोई नया पार्टनर आ रहा है या सडनली कोई रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो गया किसी का, तो इस रिजर्व को तोड़ देना, क्या ये सही होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स। तो यहां पर भी दो अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये दोनों ट्रीटमेंट एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन वाला ट्रीटमेंट, व्हाट इज द कॉमन ट्रीटमेंट? कॉमन ट्रीटमेंट इज कि अगेन मैं बैलेंस शीट बता रहा हूं, बैलेंस शीट में आई एम जूमिंग इनटू ओनली 3 अकाउंट्स, बाकी तो और भी चीजें होते हैं, मैंने सब 3 चीजों पर जूम इन किया है, पार्टनर 1, पार्टनर 2 और रिजर्व्स। ठीक है, तो मैंने इनके अकाउंट बना लिए कुछ इस तरह से, पार्टनर 1, पार्टनर 2 एंड रिजर्व्स। इनके बैलेंसेस मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिए, राइट? अब तो पॉइंट है कि इससे पहले कि कोई चेंज हो, लेट अस ब्रेक दिस रिजर्व। ये रिजर्व तोड़ देते हैं, है ना? मान लो ये गुल्लक है जहां पे हमने पैसे जमा करके रखे, तो बिफोर द चेंज इज इंप्लीमेंटेड, लेट्स ब्रेक द गुल्लक। ठीक है, अच्छा सर, तो क्या करेंगे? अरे भाई तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? जिन्होंने जमा किया था उनमें बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को बांट देंगे बिटवीन पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 बिफोर द चेंज इज इंप्लीमेंटेड। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यही रिजर्व को मैं कर दूंगा डेबिट और इसे ट्रांसफर कर दूंगा टू पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 क्रेडिट, एंड हेंस ये जो मेरा रिजर्व अकाउंट है ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएगा, इट विल गेट क्लोज्ड। और वो बैलेंस अब कहां नजर आ रहा है? इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? तो ये वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स है, रिजर्व्स को ट्रांसफर कर दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व अकाउंट विल ऑटोमेटिकली गेट क्लोज्ड। ठीक है, चलिए, तो अगर मैंने ये ट्रीटमेंट बनाया, लगाया, देन इन दैट केस मेरे बैलेंस शीट पे अब रिजर्व नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सर ये तो गलत है ना, रिजर्व आपने तोड़ दिया, गलत कर दिया सर। ओके, तो दूसरा ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं कि रिजर्व को हम हाथ ना लगाए, रिजर्व को वैसे ही रखे, भाई दैट इज सेविंग्स ना, सेविंग्स क्यों तोड़ना, उसको रखो वैसा का वैसा। ठीक है, अगर वैसा का वैसा रखते हैं, देन आफ्टर द चेंज देयर विल बी सम और अदर पार्टनर हु इज लूजिंग एंड देयर विल बी सम और अदर पार्टनर हु इज गेनिंग। तो ये कैलकुलेट कर लो। हम क्या करेंगे? हम रिजर्व को वैसा ही रखेंगे जैसा रिजर्व्स का बैलेंस हुआ करता था, हम वैसा ही इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस रिजर्व के बैलेंस में हम लोग अलग से एक वर्किंग नोट बना के एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? ये रिजर्व अगर पहले ओल्ड पार्टनर्स पे बटा करता था तो कैसे बटता था? ओल्ड रेशियो में लिख लो, और उसी के बाद उसी रिजर्व के अमाउंट को चेंज के बाद न्यू रेशियो में कैसे बटेगा उसे लिखो। ठीक है, अब वो ओल्ड शेयर और ये न्यू शेयर, इनको कंपेयर जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हु इज द वन हु इज लूजिंग, यानी सैक्रिफाइस हुआ, एंड हु इज द वन हु इज गेनिंग, जिसका फायदा हुआ। तो हम क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे एंड लूजिंग, आई मीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द गेन एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ द सैक्रिफाइस। राइट? दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ओके, अब रिजर्व्स के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वेरी कॉमन कैलकुलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन? गुडविल। राइट? तो गुडविल में क्या किया जाएगा? वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स है। एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज में भी दो तरह के हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पास्ट प्रॉफिट्स का बेस लेंगे एंड पास्ट प्रॉफिट्स का बेस लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज। राइट? अब ये पास्ट प्रॉफिट्स का जब बेस लिया जाएगा, इस पे एक बात का ध्यान रखना है, हम लोग गुडविल कैलकुलेशन के लिए ये देख रहे हैं कि पास्ट का प्रॉफिट फ्यूचर में कितना मेंटेनेबल है, इसलिए पास्ट प्रॉफिट्स में हम लोग सिर्फ मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या करना है? अगर पास्ट प्रॉफिट्स में मुझे कोई भी एबनॉर्मल आइटम दिखाई दे रहा है, उसका इफेक्ट मुझे नलिफाई करना है। तो इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना, हम लोग एकदम प्लेन तरीके से सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि आपको जो प्रॉफिट दिया है वो सारे एडजस्टमेंट, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो एबनॉर्मल, चाहे वो कुछ भी हो, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद वाला प्रॉफिट दिया है। तो आपको उनका इफेक्ट नलिफाई करने के लिए इनमें करना होगा बैक कैलकुलेशन। सो इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस, प्लीज नोट कि जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ऑलरेडी एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद का है। अब मुझे उसका इफेक्ट नलिफाई करना है तो मुझे उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करना होगा। ओके, इसी तरह से कोई एबनॉर्मल गेन है, कोई एबनॉर्मल आइटम है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा, तो प्लीज नोट कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है दैट इज द इन्फ्लेटेड, बढ़ा हुआ प्रॉफिट है। तो मुझे बाय द अमाउंट ऑफ द एबनॉर्मल गेन उस प्रॉफिट को माइनस करना होगा। सो घूम फिर के लास्ट पॉइंट जो मुझे ध्यान में रखना है वो क्या करना है कि नेट प्रॉफिट में इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल लॉस गिवन, एड इट, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गेन गिवन, माइनस, डिडक्टेड।
ठीक है, इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा मेंटेनेबल प्रॉफिट और इसका कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां पे दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और एक एन्युटी। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटी इज विद कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दोनों में क्या फर्क है? अगर मान के चलो मैं कहता हूं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है दिस इज मेंटेनेबल फॉर कमिंग 3 इयर्स, मैं इस प्रॉफिट को मेरे गुडविल के दम पे कंटिन्यू कर सकता हूं फॉर द कमिंग 3 इयर्स, तो दिस एवरेज प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सिंपली 3, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड। अब यहीं पे अगर मैं एन्युटी मेथड लगाता हूं तो क्या होगा भैया? एन्युटी मेथड में ये 3 चीजें मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाले 1 साल बाद या आने वाले 2 साल बाद या आने वाले 3 साल बाद कमाने वाला हूं। तो भाई ये तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना, है ना? मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आज एट प्रेजेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ मनी दैट आई एम गोना अर्न इन द फ्यूचर। तो भाई साहब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कंसिडर नहीं करेंगे? करना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या जो भी रेट, हर्डल रेट वगैरह कुछ ना कुछ एक रेट दिया रहेगा, उस रेट की मदद से मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पर द प्रेजेंट वैल्यू सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? वेरी सिंपल, वॉट एवर इज द एवरेज प्रॉफिट, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो मुझे एन्युटी फैक्टर या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या तो फिर क्वेश्चन में हम लोग उसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने कैलकुलेटर ट्रिक इसका जरूर सीखा होगा। तो जो भी आपका डिस्काउंट फैक्टर होता है उसका समेशन लेना है, दैट इज व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो आप एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट को। इससे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द गुडविल एज पर एन्युटी मेथड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो यहां पर क्या होगा? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में एक बात को प्लीज सब लोग ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि वेटेड एवरेज मेथड लगाना है तो ही वेटेड एवरेज लगाना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है देन इन दैट केस ऑलवेज गो फॉर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ओनली। ठीक है, ओके। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब अप्लाई किया जाता है उसके पीछे कारण होता है। अगर मुझे कोई ट्रेंड नजर आया, कैसा ट्रेंड? प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। जब इस तरह का कोई ट्रेंड नजर आता है तब हम अप्लाई करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या किया जाता है, मैं जो सबसे पहला साल है उस नंबर को मान लेता हूं एज अ वेट। तो सबसे पहले साल का वेट को मानूंगा 1, सेकेंड ईयर के वेट को मानूंगा 2, थर्ड ईयर के वेट को मानूंगा 3, फोर्थ ईयर के वेट को मानूंगा 4 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या किया जाएगा? वॉट एवर इज द प्रॉफिट, respective profit of different years, I will multiply that with the weight and hence I will get the weighted profit. अब मैं weighted average profit कैसे निकालूंगा? The summation of the weighted profit divided by the summation of the weight. This is how I will calculate a weighted average profit. ठीक है, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद भी वही सेम सिंपल रूल, दैट इज अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड फॉलो कर रहा हूं तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दैट विद द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एंड अगर एन्युटी मेथड फॉलो कर रहा हूं तो आई विल मल्टीप्लाई दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद द एन्युटी फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट में आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज व्हाट आई एम अर्निंग ऑन एन एवरेज, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें अरे गहरे नत्थु खैरे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाई लेते हैं। उसमें गुडविल की क्या बात आ गई? मेरे गुडविल की क्या बात आ गई? समझ रहे हो बात को? तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट में मैं देखूंगा कि व्हाट इज मार्केट में रनिंग प्रॉफिट, मार्केट में क्या प्रॉफिट चल रहा है और मैंने कितना एक्सेस प्रॉफिट कमाया। मार्केट प्रॉफिट से जो एक्सेस प्रॉफिट मैंने कमाया दैट इज माय सुपर प्रॉफिट, राइट? तो सुपर प्रॉफिट में कैसे करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले स्टेप 1 में कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोले तो हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ओके। अब ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्केट में क्या प्रॉफिट चल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? अब यहां पे थोड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाना होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा साडा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ठीक है, जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द मार्केट में रनिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, दिस विल टेल अस व्हाट इज द मार्केट का रनिंग प्रॉफिट, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? अच्छा, यहां पे सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 रास्ते हैं।
या तो फिर टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, या टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, राइट? सो टोटल लाइबिलिटीज माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? इसी तरह से अगर मैं सुपर प्रॉफिट अब कैलकुलेट करना चाहूं तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? हमारा प्रॉफिट माइनस मार्केट का प्रॉफिट। अगर मार्केट में 1 लाख कमा रहे हैं और हम 2 लाख कमा रहे हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए, द एक्सेस 1 लाख। नहीं, तो यही चीज यहां पे किया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट बोले तो हमारा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बोले तो मार्केट का प्रॉफिट। तो व्हाट इज द एक्सेस एवरेज प्रॉफिट? दैट इज व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल का कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अगर नंबर ऑफ इयर्स परचेस मेथड लगा रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स परचेस, और अगर एन्युटी मेथड लगाया जा रहा है तो सुपर प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द एन्युटी फैक्टर, राइट? That was the super profit method. अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊं तो कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी किया जा सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी किया जा सकता है। अब ये कैसे होगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट थोड़ा लेंदी रास्ता है, ठीक है? कैसे लेंदी रास्ता है? सबसे पहले तो हमें वही एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। एक बार एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हमें देखना है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड कमाया, ठीक है? वही तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात को समझो, कैपिटलाइजेशन मेथड से जब मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पे बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, जो प्रॉफिट मैंने कमाया उस प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया, और वही प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में लोग कितना पैसा लगाते हैं। किडिंग मी? वही प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया, वही प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में लोग कितना पैसा लगाते हैं। तो अगर मैंने उतना ही प्रॉफिट मार्केट पे जितना पैसा लगाते हैं उससे कम पैसा लगा के कमा लिया तो दैट इज माय गुडविल। द डिफरेंस इन द कैपिटल इज माय गुडविल। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मैं यहां पे देखूंगा कि हमारा कैपिटल कितना है, ठीक है? और उसके बाद मैं देखूंगा कि भैया इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए मार्केट पे लोग कितना पैसा लगाने को तैयार है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल बी कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट। तो इसे ही मैं कैसे कहता हूं? मैं कहता हूं आई विल बी कैलकुलेटिंग द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आई विल सी द एवरेज प्रॉफिट एंड आई विल डिवाइड इट बाय द एनआरआर। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट को जब मैं एनआरआर से डिवाइड करता हूं आई गेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है? तो ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? मार्केट का कैपिटल। मार्केट पे लोग इतना पैसा लगा रहे हैं और मैंने कितना कैपिटल लगाया वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, प्लीज नोट, अगर मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन द मार्केट कैपिटल देन ओनली इट इज गुडविल। अगर मेरे को ज्यादा पैसा लगाना पड़ा तो दैट विल हैव बैड विल। ओके, ये ध्यान में रखना। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है? अब यहीं पे सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है? आप इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस तामझाम पहले सुपर प्रॉफिट निकालो और सुपर प्रॉफिट को डायरेक्टली एनआरआर से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसी तरह से एक चीज और आ सकता है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब क्वेश्चन में छुपाया हुआ गुडविल। तो इसे मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? तो स्टेप 1 मैं क्या करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा वैल्यू ऑफ फर्म। ये मैंने नाम दिया है, मैंने टर्म दिया है ताकि याद रह पाए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय टेकिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड द न्यू पार्टनर्स शेयर एज द बेस। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? इसके लिए मैं क्या करूंगा? नए पार्टनर का कैपिटल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करूंगा विद द रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा एग्रीगेट कैपिटल। एग्रीगेट कैपिटल मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल, इंक्लूडिंग नए पार्टनर के कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंसेस का टोटल। तो ये सब का टोटल ले लूंगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा व्हाट इज एग्रीगेट कैपिटल। सो व्हाट इज इट इन गुडविल? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहां पे दिख रहा है, ये मैंने क्वेश्चन मेरे बुक से ही लिया हुआ है। ओम एंड ओमी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख ईच। अ न्यू पार्टनर उमा इज एडमिटेड इन द फर्म। उमा ब्रिंग्स इन 5 lakhs फॉर 1/4 शेयर इन फर्म। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए यहां पे सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग यहां पे देख रहे हो कि उमा आज के डेट में 1/4 शेयर के लिए 5 लाख रुपए लेके आ रही है। तो सीधी सी बात है भाई, वो आज के वैल्यूएशन के मुताबिक ला रही होंगी ना। तो 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ 1/4 शेयर। तो इसी को लॉजिकली अगर मैं सोच के देखूं, 1/4 शेयर का हिस्सा अगर 5 लाख है तो ओवरऑल कितना होना चाहिए? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि पहले कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे कैलकुलेट करोगे? वॉट एवर इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर हियर। ठीक है, तो उसका शेयर है 1/4 का रेसिप्रोकल इज 4/1। तो मैंने 5 लाख को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ फर्म। व्हाट इज दैट? 20 लाख रुपए।
राइट। अब मैं देखूंगा एग्रीगेट कैपिटल कितना है, ठीक है। एग्रीगेट कैपिटल अगर मैं ओम और ओमी का देखूं तो 6 लाख है, और उमा का 5 लाख है, सब मिला के कितना हो गया, 6 लाख प्लस 5 लाख हो गया, टोटल मिला के 17 lakhs, right? So what will be the hidden goodwill here? The hidden goodwill will be the difference between these two, that is 20 lakh minus 17 lakhs, that is 3 lakhs, right? तो इसी के साथ हमने फाइनली खत्म कर लिया पूरे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। लेकिन गुडविल का अकाउंटिंग भी आता है सर, तो गुडविल के अकाउंटिंग में क्या करना है, चलिए जल्दी से आ जाता है इसमें भी। इसके लिए मैं यहां पे 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं, तो देखिए ध्यान से। मैंने यहां पे सपोज ऐसा कहा कि गुडविल का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो है 5 लाख रुपए, सपोज, ओके। अब मैं 2 अलग अलग केसेस ले रहा हूं। पहला केस क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2, और आगे चल के क्या हो जा रहा है, ये एक नया बंदा आ जा रहा है, अ न्यू पार्टनर इज गेटिंग एडमिटेड एंड द न्यू फर्म इज ऑफ ए बी एंड सी जिनका रेशियो है 9:6:5, ठीक है। तो ये इस तरह का मैंने केस ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पे मेरे पास 2 अलग अलग तरीके हैं। तरीका नंबर 1, तरीका 1, ओके। तो तरीके 1 में मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा पूरा लंबा चौड़ा रास्ता जिसे कहा जाता है रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब ये किस तरह से किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो गुडविल देखूंगा वो देखूंगा गुडविल ऑफ द फर्म। प्लीज याद रखना कि ये जो पहला तरीका है इसमें मैं देखने जा रहा हूं गुडविल ऑफ द फर्म, और इस पूरे के पूरे 5 लाख रुपए को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द ओल्ड रेशियो फर्स्ट। यानी मैं पहले देखूंगा कि पहले कैसा बंटवारा होता था, और फिर देखूंगा कि बाद में किस तरह का बंटवारा हो रहा है। तो लेट्स सी कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे गुडविल को क्रिएट करूंगा, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि गुडविल अकाउंट इज here it is a self generated goodwill। AS हमें इस बात की परमिशन नहीं देता, राइट। अगर हम AS10 को ध्यान से देखें तो if goodwill is self generated I cannot create that account in my books of accounts, I cannot show it in my books of accounts। so question में दिया रहे या ना दिया रहे कि goodwill is not to be shown, ये हमेशा याद रखना कि self generated goodwill can never ever appear in your books of accounts, ठीक है। it has to be purchased। तो अब तो ये तो सेल्फ जनरेटेड है। सर ये कैसे समझा सेल्फ जनरेटेड है, अरे भाई खरीदा थोड़ी है, एक नया बंदा आ रहा है तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने मेहनत करके कितना गुडविल बना लिया, तो दिस इज सेल्फ जनरेटेड, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं गुडविल नाम यूज ना करते हुए, अगर यूज करता भी हूं तो मुझे उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा, तो मैं यहां पे जनरली किताबों के मुताबिक अगर हम जाएं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करूंगा पूरे 5 लाख रुपए से, और पहले इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ देयर ओल्ड रेशियो। क्या था भैया, 3:2। 3:2 में बांटूंगा तो ए को मिलेंगे 3 लाख और बी को भी मिलेंगे 2 लाख रुपए। यानी पुराना डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुआ करता था, लेकिन मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को रख नहीं सकता बिकॉज दिस इज सेल्फ जनरेटेड, तो मुझे इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन राइट ऑफ फ्यूचर में होगा, जब फ्यूचर में होगा तो यही प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं कर दूंगा क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितने से क्रेडिट करूंगा, मैं पूरा का पूरा राइट ऑफ कर रहा हूं, 5 लाख रुपए से ही मैं इसे राइट ऑफ कर रहा हूं। लेकिन द पॉइंट इज कि फ्यूचर में ये सिर्फ ए और बी में नहीं जाएगा, ये जाएगा ए बी और सी, 3 जनों में। तो अगर मैं 3 जनों में इसे राइट ऑफ करता हूं तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देता हूं, तो ये होगा 9:6:5 में। लेट्स डू इट। तो 9:6 यानी 15 + 5 कितना हो गया, 20। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9 कितना आ गया, ये आ गया 2,25,000 ए का हिस्सा, उसके अलावा 1,50,000 बी का हिस्सा, और लास्ट में 1,25,000 सी का हिस्सा। तो ऐसा आप एक ट्रीटमेंट दिखा सकते हो, ये 2 अलग अलग एंट्रीज पास कर दो। लेकिन ये 2 अलग अलग एंट्रीज में घूम फिर के क्या हो रहा है, अगर हम लोग ये देख ले तो दूसरा ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट बोले तो तरीका नंबर 2, तरीका 2, ओके। तो तरीके 2 में क्या होगा, हम सबसे पहले आएंगे एक वर्किंग नोट में, और ये वर्किंग नोट में यही कैलकुलेशन हम पहले कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहां पर देखेंगे ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, ओल्ड, एंड हम देखेंगे न्यू, ठीक है। ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में था, कैनेसिस सिर्फ ए और बी में था, तो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन था ए के 3 लाख और बी के 2 लाख, है ना। लेकिन न्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ओल्ड में सी को कुछ भी नहीं मिल रहा था, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ए को ये 3:2 में मैंने बांटा 5 लाख को, और यहां पे मैं बांट रहा हूं 9:6:5 5 लाख को, ठीक है। अगर ये 9:6:5 न्यू शेड में अगर बांटता हूं तो फिर ए का हिस्सा हो जाता है 2,00,000
25,000 रुपए, बी का हिस्सा हो जाता है 1.5 लाख रुपए और सी का हिस्सा हो जाता है 1,25,000 रुपए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों को कंपेयर करने जा रहा हूं। कंपेयर करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ए को पहले 3 लाख, अब 2,25,000 बेचारे ने गवा दिया भाई। इसका सैक्रिफाइस हो रहा है 75,000 का, दैट इज हिज सैक्रिफाइस। व्हाट अबाउट बी? बी के 2 लाख रुपए पहले मिला करते थे, अब 1.5 लाख मिल रहे हैं, यानी बेचारे बी ने भी 50,000 रुपए का सैक्रिफाइस कर दिया। और सी जिसको कुछ नहीं मिलता था, अब 1,25,000 मिल रहा है, यानी 1,25,000 रुपए का सी का हो गया है गेन। तो ये वर्किंग नोट में बना के पहले देख लूंगा कि किसने गवाया है और किसने कमाया है। तो यहां पे मैं क्लियर देख सकता हूं कि सी इज गेनिंग बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ सी। ओके, तो उसको तो फ्री में यार डायरेक्टली गुडविल का फायदा मिल रहा है, वो एग्जिस्टिंग बने बनाए फर्म में आ रहा है, और जो फर्म ने ऑलरेडी कुछ मेहनत करके कमा लिया है उसका फायदा उसको ऐसे ही मिल जा रहा है। तो भाई साहब हम इसी को कहेंगे कि भाई तेरा फायदा हो रहा है ना, तो जिनका नुकसान हो रहा है उन लोगों को कॉम्पेंसेट कर दे। तो यहां पे एक सिंगल एंट्री पास किया जाएगा। व्हाट इज दैट सिंगल एंट्री? वी विल डिमांड मनी फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर, कितना पैसा, जितना भी उसने गेन किया है, एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये कैसे किया जाएगा? सिंपल, वी विल पास अ जर्नल एंट्री। व्हाट इज दैट? सी के अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितने से? 1,25,000 से, दैट इज हिज गेन। और ये किसे दिया जाएगा? टू ए एंड टू बी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द रेशियो ऑफ देयर सैक्रिफाइस। 1,25,000 को सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटो, या यहां पर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख चुके हैं, 75,000 इज द सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड 50,000 इज द सैक्रिफाइस ऑफ बी। तो यही जाएगा ए को, 75,000 जाएगा ए को एंड 50,000 जाएगा बी को, राइट? अब यहां पर यह भी हो सकता है कि सी से हमने कहा कि भाई तू 1,25,000 लेके आ जाए। अब इज ए वेल्दी पर्सन, इसके पास बहुत पैसा है, अगर पैसा है तो हो सकता है कि ये कैश लेके आ जाए। अगर वो कैश लेके आ रहा है तो सी की जगह मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, ठीक है? हो सकता है वो गुडविल की जगह कोई एसेट लेके आ जाए, पैसों की जगह कोई एसेट लेके आ जाए, तो जो भी एसेट लेके आया उस एसेट को डेबिट कर दूंगा, ठीक है? अब अगर पैसे नहीं लाया उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट, अगर पैसे ला रहा है तो पैसों को आई मीन कैश को डेबिट, और अगर कुछ और लेके आ रहा है, कोई और एसेट लेके आ रहा है, तो वो एसेट अकाउंट डेबिट टू किसको? ए एंड बी, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नाउ ओनली इन केस अगर ये बंदा कैश लेके आ रहा है, देन इन दैट केस ये कैश अगर ए एंड बी चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो फिर ए और बी को किया जाएगा डेबिट और कैश को किया जाएगा क्रेडिट, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया है, डोंट अज्यूम दैट दे आर विड्रॉइंग देयर मनी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि यस दे आर विड्रॉइंग, और दे आर विड्रॉइंग 50%, दे आर विड्रॉइंग 60%, अगर ऐसा कुछ भी दिया है देन ओनली उसको कैलकुलेट करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं कहता हूं कि इन्होंने 50% विड्रॉ किया, तो जरा अमाउंट बताना कितना विड्रॉ किया। ए कितना विड्रॉ करेगा? अगर 50% विड्रॉ कर रहा है तो 75,000 का आधा, और बी कितना विड्रॉ करेगा? 50,000 का आधा। अगर मैं कहता हूं 60% विड्रॉ हो रहा है, तो 60% किस पे अप्लाई करोगे? ए विड्रॉ करेगा 75,000 का 60%, बी विड्रॉ करेगा 50,000 का 60%। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, राइट? तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह से अगर रिटायरमेंट या डेथ का केस रहा तो क्या करेंगे? तो देखिए, अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 9:6:5, और अब सी रिटायर हो रहा है या सी की डेथ हो रही है, तो ए एंड बी विल कंटिन्यू, एंड ए एंड बी अगर कंटिन्यू करते हैं, उनका रेशियो कुछ और नहीं दिया है, तो क्या माना जाएगा? 9:6 यानी 3:2, करेक्ट? यस। अब क्या हो रहा है? अब फिर से वही बात हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहले ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे सर? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, इसको कर दो डेबिट, कितने से? 5 लाख रुपए से, ठीक है? और पहले किस किस में बटा करता था? ये पहले कहने से ए बी और सी तीनों में बटा करता था, तो मैं यहां पे क्रेडिट कर देता हूं टू ए, टू बी एंड टू सी। किस रेशियो में? 9:6:5। पुराना रेशियो अभी 9:6:5 है, यानी ए का हिस्सा होना चाहिए था 2,25,000, बी का हिस्सा होना चाहिए था 1,50,000 एंड सी का हिस्सा होना चाहिए था 1,25,000। लेकिन आगे चल के ये चेंज हो रहा है, सी की रिटायरमेंट हो जा रही है या सी की डेथ हो गई, ऐसे केस में भी। तो अब क्या होगा? अब मैं जब फ्यूचर में प्रीमियम फॉर गुडविल को राइट ऑफ करूंगा 5 लाख, ये डेबिट होगा सिर्फ ए को और सिर्फ बी को, राइट? तो यही 5 लाख इन फ्यूचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? कहना से 3:2 में हो रहा है, तो ए का फ्यूचर का शेयर हो जाएगा 3 लाख और बी का फ्यूचर का शेयर हो जाएगा 2 लाख। तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या नजर आ रहा है? ये दो एंट्री पास कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सैक्रिफाइस अगेन इन दोनों में एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है? तो ये दो एडजस्ट एंट्री करके आप छोड़ दो, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरे तरीके में क्या करोगे? आप बनाओगे एक वर्किंग नोट।
क्या वर्किंग नोट बनाओगे? पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हो रहा है, बिफोर आफ्टर। ओके, तो कैसे देखोगे? देखो ए बी सी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? 9:6:5। ठीक है, अगर 9:6:5 में बांट दूं तो 2,25,000 ए का, 1,50,000 बी का और 1,25,000 सी का। लेकिन अब क्या हो रहा है? न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? 3:2 ओनली बिटवीन ए एंड बी। तो ए का हिस्सा हो जा रहा है 3 लाख, राइट, और बी का हिस्सा हो रहा है 2 लाख। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है? ए को पहले 2,25 मिला करते थे, अब कितना मिल रहा है? 3,75,000 ज्यादा। सो दैट इज द गेन ऑफ ए। इसी तरह से बी को 1.5 लाख की जगह 2 लाख मिल रहे हैं, यानी 50,000 ज्यादा मिल रहा है एडिशनल। दैट इज द अमाउंट ऑफ हिज गेन। और सी बेचारे को 1,25,000 तो मिलने चाहिए थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा, फूटी कौड़ी नहीं मिल रही, तो बेचारे का हो गया है 1,25,000 का सैक्रिफाइस। तो पहले ये कैलकुलेट कर लो कि हु इज गेनिंग एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग, और उस हिसाब से एंट्री पास करो। जो गेन कर रहे हैं उनसे गेनिंग रेशियो में पैसे डिमांड करो, यानी मैं ए से डिमांड करूंगा 75,000, बी से डिमांड करूंगा 50,000, एंड दिस विल बी पेबल टू होम? दिस विल बी पेबल टू सी, यानी कितना? 1,25,000 विल बी पेबल टू सी। तो ईदर आप इस तरह से पूरा एंट्री पास करो, या फिर आप पहले वर्किंग नोट बना लो, गेन सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो और सीधा गेनिंग पार्टनर से पैसे मांगो। डिमांड जो भी गेनिंग पार्टनर रहेगा उसको कर दो डेबिट, और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे कर दो क्रेडिट। ठीक है, यस, सो दैट इज द ट्रीटमेंट। अब आगे वही चीज है, अगर सी चाहे तो ये पैसे विड्रॉ भी कर सकता है, ए एंड बी चाहे तो ये कैश में ला सकता है, तो दैट डिपेंड्स। उसके आगे का ये सेम इस तरह से होगा। अगर जिनसे पैसे मांगे वो कैश या एसेट लेके आ जाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट, और अगर नहीं लेके आते हैं तो उनके पर्सनल अकाउंट को डेबिट। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इफ ही वांट्स देन ही कैन विड्रॉ द कैश, ही कैन नॉट विड्रॉ द एसेट। एसेट जनरली स्पीकिंग बिजनेस के लिए लाया जाता है, लेकिन अगर कैश लाए तो हो सकता है कि पूरा